ओके, सो चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम। बेसिकली यहाँ पे इंट्रोडक्शन है कि कंप्यूटर आर मशीन्स दैट रिवलाइज द वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे आजू बाजू में जो भी वर्ल्ड है उसको बहुत रिवलाइज किया मशीन ने। मशीन्स कंप्यूटर्स के थ्रू हमारे पास बहुत सारे नए फीचर्स, नए डेटा अवेलेबल हो गए। दे यूज्ड टू लिव अराउंड 20-30 इयर्स अगो इज वेरी डिफरेंट। अगर मैं आज से पुरानी टाइम की बात करूँ, आज से 25-30 इयर्स पीछे जाऊँ, तो आपको मोबाइल का, कंप्यूटर्स का इतना सारा वर्क नहीं होता था। मोबाइल उस टाइम भी थे, बट दे आर जनरली यूज फॉर कॉलिंग। राइट नाउ मोबाइल इज एवरीथिंग। आपको लेक्चर अटेंड करना है, मोबाइल पे अटेंड कर रहे हो। आपको किसी से बात करनी है, मोबाइल बात कर रहे हो। आपको चैट करना है, मोबाइल से चैट कर रहे हो। आपको गेम खेलना है, मोबाइल पे गेम खेल रहे हो। वांट टू वॉच मूवी, आप मोबाइल पे और कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे मूवी देख रहे हो। सो बिफोर 25-30 इयर्स मोबाइल यूज होते थे, पर नॉट दैट मच, नॉट दिस मच जितने आज यूज हो रहे हैं। A modern age student cannot even imagine life without email, internet, printouts, playing music on computers or smartphones, photos just click away the form, smartphones and so on। आज की लाइफ में स्टूडेंट विदाउट फोन अपनी लाइफ को, या विदाउट लैपटॉप और विदाउट कंप्यूटर अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकता। इन शॉर्ट, इन एवरी एक्सेप्ट ऑफ लाइफ अराउंड अस वी यूज कंप्यूटर टू प्ले अ रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर यूजिंग कंप्यूटर इन अवर डे टू डे लाइफ फॉर अवर वर्क। Now, computer is created by combination of two things. One is hardware, second is software. Basically मैं बताता हूँ, कंप्यूटर है वो बने हैं दो डिफरेंट टूल्स को यूज करके, एंड दे आर व्हाट, दे आर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इससे कंप्यूटर बना हुआ है। कंप्यूटर क्रिएट हुआ है बाय यूजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। व्हाट इज हार्डवेयर? द फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। ये वो पार्ट है कंप्यूटर का जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, एंड दे आर नोन एज हार्डवेयर, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। Example, we have a keyboard, we have CPU, monitor, printer, etc. Now, what is software? These are the recorded instructions and program that governs the working of computer. ये वो पार्ट है जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, टच करना नॉट पॉसिबल। सॉफ्टवेयर आपको दिखेगा, एमएस वर्ड आप जब टाइप करोगे आपको एमएस वर्ड की इमेज दिखेगी, फोटो दिखेगी, पर आप उसको टच नहीं कर सकते कि आप उसको फिजिकली फील कर पाओ, नॉट पॉसिबल। बट व्हाट इज सॉफ्टवेयर? द रिकॉर्डेड इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम। ये एक रिकॉर्डेड इंस्ट्रक्शन है, प्रोग्राम है, जिसके थ्रू मैं अपने कंप्यूटर पे डिफरेंट डिफरेंट वर्क करता हूं। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस कंप्यूटर्स फंक्शनिंग इन ब्रॉड सेंस बाय डिस्कसिंग कंप्यूटर सिस्टम्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ वेरियस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर ऐड इन कंप्यूटर ओवरऑल परफॉर्मेंस। हम यहाँ पे कंप्यूटर की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिस्कशन देखेंगे, कैसे कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है, कैसे उसकी परफॉर्मेंस होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम? अ कंप्यूटर सिस्टम कंप्राइज ऑफ 5 बेसिक कंपोनेंट। सबसे पहला कंपोनेंट है वो है इनपुट, देन है आउटपुट, देन है सीपीयू, प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। सो इन शॉर्ट बोलते हैं व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस? द डिवाइसेस जिसके थ्रू हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। जैसे कि मेरे पास कीबोर्ड है, मेरे पास माउस है, इन सब चीजों के थ्रू मैं क्या करता हूँ, इनपुट। स्कैनर, स्कैनर के थ्रू अगर आप मॉल जाते हो या आप कोई भी बड़ी शॉप में जाते हो, जहां पे आपने जब कोई प्रोडक्ट बाय करते हो तो वो स्कैन करते हैं, और वो स्कैन के थ्रू बिल प्रिंट होता है। तो स्कैनर भी एक तरह का इनपुट यूनिट हो गया हमारे पास। देन आउटपुट यूनिट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इनपुट फॉर द कंप्यूटर। ये आउटपुट यूनिट है जो रिस्पॉन्सिबल है क्या, इनपुट लेकर उसे शो करने के लिए, किसको, यूजर को। कंप्यूटर सिस्टम मेक आउटपुट यूनिट, अटैच्ड होते हैं आउटपुट डिवाइस अटैच, कंप्यूटर सिस्टम मेक द आउटपुट यूनिट। ये सिस्टम के थ्रू पहले आपने जो इनपुट लिया उसको प्रोसेस करके आपको आउटपुट देने का काम कौन करते हैं, आउटपुट यूनिट। लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब आउटपुट यूनिट है। देन सीपीयू, सीपीयू बेसिकली स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इससे हम कह सकते हैं कि ये ब्रेन है कंप्यूटर का। अगर आपको पता तो ये एग्जांपल, ये बोलते हैं कि सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। व्हाई इट्स ब्रेन, वो हम अब देखेंगे। बिकॉज सीपीयू के पास दो पार्ट है। पहला है एएलयू, दैट इज नोन एज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। एएलयू पूरे का पूरा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है एएलयू में। ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस के लिए, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। लॉजिकल ग्रेटर देन, मतलब आपके कंप्यूटर में जितना भी डेटा मैथमेटिक्स का होता है, रिलेटेड टू मैथ्स होता है, वो सारा का सारा डेटा कहाँ स्टोर है? एएलयू में स्टोर है। हम बोल सकते हैं कंप्यूटर के कुछ फीचर्स है कि वो फास्ट है, वो रिलायबल है, उसके अंदर आप बोल सकते हो विद इन अ स्पैम ऑफ सेकेंड सारे कैलकुलेशन हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? उसमें वो सारे कैलकुलेशन पहले से स्टोर होते हैं। कहां स्टोर है? सीपीयू के अंदर एक पार्ट है जिसे बोलते हैं एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। सॉरी, सारा डेटा यहाँ पर ऑलरेडी स्टोर्ड है। देन आता है सीयू, सीयू इज व्हाट, कंट्रोल यूनिट। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड सुपरवाइजिंग द प्रोसेस। इसका काम क्या होता है कंट्रोल यूनिट का? ये कंट्रोल यूनिट का काम है कि वो सुपरवाइज करे हर एक चीज को, हर एक चीज। जैसे क्लास में मॉनिटर रखा जाता है जो सुपरवाइज करता है, क्लास को देखता है, टीचर के एब्सेंस में जो सारे काम कराते हैं वो सीयू है। वैसे ही कंट्रोल यूनिट सीपीयू के अंदर एक तरह का मॉनिटर है जो सीपीयू के एब्सेंस में भी सारे काम को प्रॉपर वे में हो रहा है या नहीं हो रहा चेक करता है। देन वी हैव प्राइमरी मेमोरी। नाउ व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी? बेसिकली अगर प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल दूं तो ये होता है रैम या रोम।
रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, वाइल रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। हम इन सबके बारे में डिटेल में चैप्टर के आगे पार्ट में देखेंगे। बट प्राइमरी मेमोरी का एक प्रॉब्लम, एक इनका एक लिमिटेड वी कैन से डीमेरिट बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं लिमिटेशन है, वो ये है कि ये इंटरनली वॉलेटाइल मेमोरी। व्हाट इज वॉलेटाइल? एक बार अगर आपके कंप्यूटर शट डाउन हो गया पावर फेलियर की वजह से, बैटरी लो होने की, बैटरी लो या पावर फेलियर हो गया या बंद हो गया या कोई भी एक्सटर्नल प्रॉब्लम आई और सिस्टम अगर शट डाउन हो गया, तो जो डेटा आपका प्राइमरी मेमोरी में होता है वो सब कुछ डिलीट हो जाता है, वो वहां पे स्टोर नहीं होगा अंटिल आप उसे स्टोर नहीं करते थे सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट में। सो हियर वी कम विद सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। व्हाट इज सेकेंडरी स्टोरेज? आपकी सिस्टम की हार्ड डिस्क, आपकी पेन ड्राइव, आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। यहां पर एक कंपोनेंट दिया हुआ है, यहाँ पे एक डायग्राम है, कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इसको याद रखने की सिंपल प्रोसेस है, आप जो इनपुट करोगे कंप्यूटर उसका पहले प्रोसेस करेगा। प्रोसेस का मीनिंग क्या होगा कि सपोज समझो मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन किया, राइट नाउ आई एम ओपनिंग अ कैलकुलेटर ओवर हियर। नाउ मैंने इंसर्ट किया 5 + 5 10। कंप्यूटर ने क्या किया, मैंने जो इनपुट किया उसको प्रोसेस किया, मुझे आउटपुट दिया। मैंने अब किया इंटू 5 50, मैंने किया डिवाइड बाय 2 25। मैं जैसे जैसे इनपुट दूंगा कंप्यूटर से प्रोसेस करेगा, कंप्यूटर मुझे आउटपुट देगा। आई वेरी वेल कंप्यूटर फास्ट आउटपुट दे रहा है। कैसे दे रहा है? उसके पास ये सारी चीजें पहले से ALU में स्टोर्ड है, सो उसे ये कैलकुलेशन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस तरह से कंप्यूटर वर्क करता है। तो यहाँ पे उसकी वर्किंग बताइए कि हमने जो इनपुट दिया सबसे पहले वो जाएगा प्रोसेस होने में, प्रोसेस होगा या तो CPU उसे प्रोसेस करेगा या ALU उसमें प्रोसेस करेगा। प्राइमरी मेमोरी मींस रैम होगा, रैम वर्क करेगा, रोम वर्क करेगा, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द होल प्रोसेस वो सारा का सारा डेटा कहां जाएगा? आउटपुट डिवाइस में, और वो मुझे मेरी स्क्रीन पे शो हो जाएगा जो मेरी मॉनिटर होगी। Now the component of computer system make the physical structure of a computer, whereas the logical structure of computer system is called computer organization. हमारे पास फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं लाइक CPU, मॉनिटर, ये सारी चीजें कंप्यूटर को फिजिकली स्ट्रक्चर करती है, बट लॉजिकल स्ट्रक्चर जो होता है उसे बोलते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हम पढ़ने वाले लॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में कंप्यूटर के। ओके, सो बेसिकली हाउ दे कंप्यूटर कनेक्टेड। कंप्यूटर का डिस्क्रिप्शन जो है, कंप्यूटर को हम जैसे डिस्क्राइब करते हैं वो कनेक्शन होता है फंक्शनिंग का। कंट्रीब्यूट ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो सब कुछ उसकी फंक्शनिंग पे बेस्ड है। कंप्यूटर एज यू मस्ट बी नोन फॉलो द IPO प्रिंसिपल। यहाँ पे एक IPO प्रिंसिपल लगता है, इनपुट प्रोसेस यूनिट। हमने अभी यहाँ डिस्कस किया था इनपुट प्रोसेस यूनिट। हम सबसे पहले यहाँ पे चीजों को इनपुट करेंगे, कंप्यूटर उसे प्रोसेस करेगा सेकंड स्टेप में, और थर्ड स्टेप में मुझे आउटपुट मिलेगा उन चीजों का। Thus basic computer organizations is shown in figure 1.2। 1.2 में यहाँ पे बेसिकली पूरा कंपोनेंट बताया है किस तरह से कंप्यूटर वर्क करता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, व्हाट आर सिस्टम बस, व्हाट आर मेमोरी, व्हाट आर स्टोरेज यूनिट, हर चीज के बारे में यहाँ पे कंफर्म बताया। तो thus basic computer organization is shown in figure 1.2 to see the interconnection, some basic working of computer। यहाँ पे कुछ बेसिक वर्किंग है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज इनपुट डिवाइसेस। तो these devices are basically attached to a computer. Example, the input devices are a media, keyboard, mouse, magnetic link, character, MICR, optical mark reader, optical character reader, joysticks। अगर आप गेम खेल रहे हो कनेक्टेड बाय जॉयस्टिक, तो ये भी एक तरह का इनपुट है जहां से जॉयस्टिक को यूज करके मैं अपने सिस्टम को इनपुट दूंगा। जैसे बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप से इनपुट है जो हमारे सिस्टम से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। दे आर नोन एज बेसिकली इनपुट डिवाइस, बिकॉज बाय यूजिंग दोज डिवाइस हम क्या कर रहे हैं, हम सिस्टम के अंदर इनपुट इंसर्ट करते हैं। Now the input unit is responsible for taking input and converting it into computer understandable form, binary code. Computer only understands 0 and 1। कंप्यूटर को नहीं समझ पड़ेगा व्हाट इज हार्दिक, व्हाट इज रोहन, व्हाट इज मोहन, नहीं। कंप्यूटर को क्या समझ आएगा? जस्ट 0 and 1। कंप्यूटर हर चीज को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है एंड देन वो उस पर वर्किंग करता है आगे। सो हमारा जो प्रोसेसर है, प्रोसेस हमने जो सेकंड पार्ट पढ़ा था प्रोसेस, इसका वर्क क्या होता है? तो आफ्टर टेकिंग इनपुट, सबसे पहले इस इनपुट को कन्वर्ट किया जाता है जीरोस एंड वंस में। सो कंप्यूटर कैन बी अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टाइपिंग एंड व्हाट वी आर डूइंग। एंड जब ये चीज अगेन आउटपुट पे आनी होती है, जब हमें आउटपुट मिलने वाला होता है, उससे पहले इसे फिर से कन्वर्ट किया जाता है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड 0 एंड व्हाट इज 0, व्हाट इज 1। व्हाट ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड, दे ओनली अंडरस्टैंड द सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज और द लैंग्वेज इन विच दे आर टाइपिंग एंड दे आर राइटिंग द कोड्स। सो कंप्यूटर के पास ये दो चीजें होती है, सबसे पहले इनपुट लेना यूजर से, उस इनपुट को कन्वर्ट करना किस में? कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज नोन एज बाइनरी लैंग्वेज, एंड लेटर वाइल जब वो प्रोसेस हो तब उसको अगेन कन्वर्ट करना इन ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। तो ये काम प्रोसेसर का होता है। प्रोसेसर्स का जो एज अ मीडिएटर होते हैं बिटवीन
computer and a user. The input unit is comprised of different input devices that to be take the input in a different form and pass them in a digital form. Now what are different input? Keyboard, mouse, microphone. I think सबको पता है कीबोर्ड के थ्रू हम टाइप कर सकते हैं, माउस के थ्रू हम यूज करते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस है माउस एक जिसको हम यूज करके डिफरेंट जगह क्लिक्स करके अपने डेटा हम अलग अलग फोल्डर्स फाइल्स में स्विच हो सकते हैं यूजिंग माउस. देन वी हैव माइक्रोफोन. माइक्रोफोन का एक बेस्ट एग्जांपल है राइट नाउ मैं जो बोल रहा हूँ ये आपको कैसे सुनाई दे रहा है, तो मैं माइक्रोफोन यूज कर रहा हूँ, मेरे पास एक माइक है, मेरे पास एक प्रॉपर हेडसेट है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ एंड आप लोग मेरी वॉइस सुन पा रहे हो. सो माइक एग्जांपल है राइट नाउ, हम ये लाइव एग्जांपल बोल सकते हैं कि मैं आई एम स्पीकिंग समथिंग ऑन माइक जो आप लोग के पास जो डिटेल आपके पास आ रही है. देन वी हैव अ स्कैनर टू स्कैन डेटा. बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशंस है, बहुत सारे डिफरेंट एप्लीकेशन जिसमें स्कैन कर सकते हो आप फाइल्स को, पेजेस को. ये क्या है? ये एक इनपुट डिवाइस है. देन बारकोड रीडर. अगर आप कोई मॉल में जाते हो, आप शॉपिंग मॉल में जाते हो या आप कहीं भी एक्सवाइजेड जगह पे ग्रोसरी बाय करने जा रहे हो एंड आपने जो ग्रोसरी बाय की वो काफी क्वांटिटी में, तो लाइक बिग बाजार हो गया, डीमार्ट हो गया, इन जगहों पे क्या होता है, दे हैव अ स्कैनर, दे हैव अ बारकोड रीडर. तो वो क्या करेंगे, जस्ट वो क्लिक करेंगे, एक छोटा सा स्लिप होगा, एक छोटा सा एक बारकोड बना होगा आपके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जो भी बाय कर रहे हो. जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे उसका पर्टिकुलर पूरा डिटेल कंप्यूटर पे आ जाएगा और वो इजीली उसे बिलिंग कर पाएंगे. सो बेसिकली बिलिंग के लिए काम आता है बारकोड रीडर एंड इट इज अ काइंड वन ऑफ अ इनपुट डिवाइस. लाइट पेन क्या करेगा? सो अगर मुझे कुछ चीजें लिखनी है मेरी स्क्रीन पे, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मुझे अपनी स्क्रीन पे कुछ लिखना है तो मुझे लाइट पेन यूज करना पड़ेगा. So light pen again is a kind of a input device. Then if we talk about output unit, basically what is the work of output unit? ये हमें output देते हैं. देखो यहाँ लिखा हुआ है output unit convert the output in a binary form to a human readable form. ये काम output unit का है कि वो convert करेगा. क्या convert करेगा? Binary form जो already binary form में बन गया था जब input किया था डेटा को, convert कौन करेगा? Output unit से convert करेगा. किस form में? Human readable form में. कहाँ से? बाइनरी फॉर्म से. यहाँ पे एकदम क्लियरली लिखा हुआ है ये पॉइंट, आउटपुट यूनिट कन्वर्ट्स द आउटपुट इन बाइनरी फॉर्म टू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म. नाउ सम ऑफ द बेसिक एग्जांपल ऑफ आउटपुट इज मॉनिटर. मॉनिटर लुक लाइक अ टीवी स्क्रीन और अ फ्लैट स्क्रीन. राइट नाउ हमारे पास जो मॉनिटर है वो एलसीडीज में भी आते हैं, एलईडी भी होते हैं, बट मॉनिटर में जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है? सपोज समझो ये एक इमेज है, नाउ मैं इसे जूम कर रहा हूँ, मैं इसे जितना जूम करूंगा आपको इमेज उतनी ब्लर लगेगी और एट अ पॉइंट एक पॉइंट आएगा जब जाके बोलोगे सर ये तो सिर्फ डॉट्स विजिबल हो रहे हैं मुझे. दैट डॉट्स आर नोन एज पिक्सल. अगर मैं इसको और जूम कर सकता हूं तो अब यहाँ पे दिस जो है वो भी मुझे प्रॉपर नहीं दिख रहा. सो यहाँ पे आपको छोटे छोटे डॉट दिख रहे होंगे. मेरी स्क्रीन पे आई थिंक विजिबल होंगे आपको छोटे छोटे डॉट्स. दिस डॉट आर नोन एज पिक्सल्स. सो जितनी भी इमेजेस है, जो भी फाइल है, जितनी चीजें हम बनाते हैं वो सब कैसे बनती है? वो इन पिक्सल्स से बनती है. So monitors जो है, the picture on a monitor is made up of thousands of tiny colored dotted called pixels. आप कोई फोटो क्लिक करो, उसको जूम करो, उसको एक एक्सटेंड लेवल तक जूम करो, आपको छोटे छोटे डॉट्स दिखेंगे. That dots are basically known as what? They are known as pixels. और हमारे मॉनिटर पे जो भी इमेज बनती है वो पिक्सल्स के थ्रू बनती है. Then second option we have a printers. प्रिंटर सबको पता है, प्रिंटर आर यूज टू प्रिंट आउट. प्रिंटर से हम हार्ड कॉपीज, किसी भी डेटा की हार्ड कॉपी ले सकते हैं. बट राइट नाउ वी हैव अ प्रिंटर, वी हैव अ 3D प्रिंटर्स जिनके थ्रू आप 3D मॉडल्स क्रिएट करते हो. एंड सम बिग सिटी लाइक दुबई, दे आर यूजिंग 3D प्रिंटर्स फॉर क्रिएटिंग अ बिल्डिंग्स. अगर आप चाहो नेट पे सर्च कर लेना 3D प्रिंटर फॉर क्रिएटिंग बिल्डिंग, आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे उसके भी. देन वी हैव अ स्पीकर. Speaker receives the sound in a form of electric current from the sound card and then converted into sound format audible to user. स्पीकर एक बेस्ट मीडियम है आउटपुट डिवाइस का. अगर आप कोई गाने सुन रहे हो, आपको किसी की बातें सुननी है, तो आप स्पीकर्स को यूज कर सकते हो एंड वो इलेक्ट्रिक कन्वर्ट करके साउंड आपको फॉर्मेट में. नेक्स्ट टॉपिक इज सीपीयू. What is CPU? The CPU is a central processing unit. It's a main control unit, main control center and process unit. It is called brain. CPU is known as the brain of the computer. As it guide, direct and control governs the performance. ये guide करता है, control करता है, direct करता है पूरे के पूरे performance को कंप्यूटर के. तो CPU have some components. CPU के पास कुछ सब components है. What are they? So basically they are ALU, arithmetic logical unit. CU is a control unit, and we have registers. Now what is ALU? ALU perform all four arithmetic, plus, minus, multiply, divide, logic, greater than, less than, greater than, equal to, less than, equal to, not equal to, equal to, equal to. When two numbers are required to be added, this number sent from a memory to ALU. जैसे ही आपने कोई कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन क्वेरी या रेस की कंप्यूटर के पास, कंप्यूटर से डायरेक्ट सेंड कर देगा एएलयू के डिपार्टमेंट पे. एएलयू इसको पूरी तरह से चेक करके आपको आंसर दे देगा. फॉर लॉजिकल ऑपरेशन ऑल्सो, अगर कोई लॉजिकल ऑपरेशन है तब भी वो काम कौन करेगा? एएलयू करेगा.
ALU के पास सारी चीज के ऑप्शन है। ALU के हमेशा जो आंसर आएंगे वो ट्रू और फॉल्स में आएंगे। एंड अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रू और फॉल्स बोले तो उसे, अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करें ट्रू एंड फॉल्स की, देन वी हैव अ नंबर लाइक 0 एंड 1। 0 एंड 1 को ही हम बोलते हैं ट्रू एंड फॉल्स। अगर आपको एग्जांपल देखना है तो एक एग्जांपल मैं आपको दिखा सकता हूं। अब मैं यहाँ पे कुछ एक कंडीशन क्रिएट करूंगा एंड कंप्यूटर हमें आउटपुट देगा उस कंडीशन के बेस पे। मैं यहाँ लिखता हूँ 5 इज ग्रेटर देन 10, आंसर फॉल्स आया। मैंने लिखा 10 इज इक्वल टू 10, आंसर ट्रू है। मैंने लिखा 10 इज ग्रेटर देन 20, आंसर फॉल्स आएगा। मैं लिखता हूँ 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, आंसर फॉल्स आ रहा है। सो जब भी आप लॉजिकल ऑपरेटर यूज करोगे आपके पास आंसर हमेशा ट्रू और फॉल्स में ही आएगा। सो ALU का यही परफॉर्मेंस है। ALU इसी तरह से चेक करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। Then if we're talking about control unit, the CU controls and guides the interpretation flow and manipulation of all data and information. The CU send control signals until the required operations are done properly by ALU and memory. Control unit guide करता है and control करता है interpretation, flow and manipulation of all data and information. जितना भी डेटा और जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसका कंट्रोल और गाइड CU के पास होता है। कोई भी डेटा को मैनिपुलेट करना है, मैनिपुलेट मींस कुछ चेंजेस करना है, तो CU एक्ट करता है सुपीरियर बाय कंट्रोलिंग एंड गाइडिंग द ऑपरेशन टेकिंग प्लेस। CU कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूशंस, गाइड्स डेटा फ्लो। एक एग्जांपल दे सकता हूं मैं आपको CU का, दैट इफ 5 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द लैब एंड दे ऑल गिव द कमांड ऑफ प्रिंट टुगेदर, बट वी हैव ओनली वन प्रिंटर इन द लैब, सो एट दैट टाइम ये काम CU का होगा, बिकॉज ये 5 कंप्यूटर्स जो प्रिंट कमांड दे रहे हैं दे ऑल आर कनेक्ट टू अ सिंगल प्रिंटर। नाउ CU का वर्क क्या होगा, सबसे पहले किसने कमांड किया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। CU इस तरह से काम करेगा, सबसे पहले जिसका कमांड आया था प्रिंट का, सबसे पहले उसका डेटा प्रिंट आउट होगा। सो बचे हुए जो 4 जन उनके डेटा कहां जाएंगे, उनके डेटा को वो एक फ्लो में, एक प्रॉपर लाइन में रख देगा, लाइन अप कर देगा, क्यू बोल सकते हैं जैसे हम, क्यू में रख देगा। जैसे अगर आप मूवी थिएटर में जा रहे हो, मूवी थिएटर के देखने जा रहे हो मूवी थिएटर में, तो आपको पहले टिकट बाय करनी होती है। सो टिकट लाइन में कैसे होती है, क्यू बन जाती है, एंड जो फर्स्ट कम होता है वो फर्स्ट सर्व होता है और वो सबसे पहले उसी को टिकट मिलती है। इसी तरह CU का वर्क होता है कि जो सबसे पहले उसके पास क्वेरी फ्रेज लेके आएगा, CU सबसे पहले हेल्प उसे कर देगा। सो ये है कंट्रोल यूनिट जो गाइड करता है, सुपरवाइज करता है हमारे पूरे सिस्टम को। Then we have registers. Register of processors. Register are small units of data holding places. The CU use registers to temporarily hold some important processing information during the time of processing. Registers क्या करते हैं, ये small unit of data होते हैं। If CU के ऊपर बहुत सारा बर्डन आ गया, अगर CU पे एक साथ बहुत सारा डेटा CU के पास आ गया और CPU अगर CPU के साथ बहुत सारा डेटा आ गया और CPU अगर उस पर वर्क नहीं कर पाता, तो एट ए टाइम रजिस्टर हेल्प करते हैं होल्ड करके डेटा को। CPU में स्टोर सम पार्ट ऑफ डेटा और सम मेमोरी एड्रेस और सम इंस्ट्रक्शन इन इट प्रोसेस रजिस्टर। रजिस्टर के अंदर CPU कुछ डेटा को सेव कर देता है ताकि एट द एंड जब भी कभी आगे CPU को अगर उस डेटा को यूज करना हो तो वो रजिस्टर्स के थ्रू डेटा को एक्सेस कर सकता है। देन वी हैव अ मेन मेमोरी। मेन मेमोरी is more like a predefined working place while it's temporarily keep information. Just for example, मैं ओपन करता हूं MS Word को, मैंने पास यहाँ पे MS Word है, मैंने इसे ओपन किया। राइट नाउ मैं यहाँ जो भी करूंगा, सपोज मैंने यहाँ एक पैराग्राफ लिख दिया, तो राइट नाउ ये जो मैंने पैराग्राफ लिखा है ये मैंने सेव नहीं किया, ये डेटा मेरे पास सेव नहीं है, ये डेटा के पास मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, एंड बाय मिस्टेकली ये डेटा मुझसे रिमूव हो गया और सेव की जगह डोंट सेव हो गया। मैंने जैसे ही MS Word को ओपन किया, मैंने उसमें डेटा टाइप किया, वो डेटा स्टोर कहाँ हो रहा था, मेन मेमोरी रैम पे, बट बाय मिस्टेकली क्या हो गया, वो डेटा मुझसे डिलीट हो गया। अब अगर मैं वापस MS Word ओपन करूंगा तो मुझे वो डेटा नहीं मिलेगा, मेरे पास कोई भी जगह नहीं हो डेटा को ओपन करने के लिए, मेरे पास ना ही कोई फाइल है जहाँ पे वो डेटा सेव है, क्योंकि मैंने डेटा सेव नहीं किया था। ये जो सेव डॉक्यूमेंट है ये पहले का है, ये वो डेटा नहीं है क्योंकि मैंने सेव ही नहीं किया था। सो इस तरह से जो डेटा आपके मेन मेमोरी पे होता है रैम पे, जब तक आप उसे सेव नहीं करोगे वो डेटा सिक्योर नहीं हुआ, एंड इन केस अगर पावर फेलियर हुआ, कोई भी XYZ कंडीशन हुई और डेटा डिलीट हो गया, रिमूव हो गया, वो डेटा वो फाइल आपको सेकेंडली वहां पे नहीं मिलेगी। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ एक, when the power is switched off everything stored in the memory get erased and cannot be recalled. Primary memory is a volatile in nature. Volatile means once the data is been removed from that memory, you cannot get any kind of backup for that memory and you cannot get that file or that folder which you have over the which memory, main memory. Main memory is also known as primary memory. Now
अब we have to talk about a bit or byte or nibble. So a bit is an elementary unit of a memory. 8 bits together form a byte. Bit is the smallest. याद रखना, bit is the smallest unit of memory. 1 byte is the smallest unit which can represent a data or character. Other unit of memory are KB, MB, GB, TB, etc. So यहाँ पर है 1 bit, short name bit, full name binary digit. Then we have 8 bits. 1 byte, 2 to power 10, 1 KB is kilobyte, 1 MB is megabyte, 1 GB is gigabyte. So to convert 1 MB into GB, you have to multiply it by 1024 KB. Means 1024 KB को आप into 100 करोगे तो आपको बस क्या आएगा, 1 GB आएगा. एंड 1 GB को अगर वो टीबी में कन्वर्ट करना है तो सेम आपको भी प्रोसेस नहीं है, 1 into 1024 GB, तब आपके पास 1 TB आएगा. इस तरह से आप टीबी एंड जीबी में कन्वर्ट करते हो. सो अगर कोई आपको ये बोलता है कि मेरे पास मोबाइल डेटा है 1 GB का, मीन्स उसके पास 1024 MBs है. 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB. इसकी अगर ये बात करूं MB इज मेगाबाइट, तो वो क्या बन जाएगा, तो वो बन जाएगा 1 GB का डेटा. हम जो बोलते हैं ना हमारा 1 GB डेटा बैक है, मतलब आपके पास 1024 MB जितना डेटा आप यूज कर सकते हो उसके अंदर. सो यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है डिफरेंट मेजरिंग यूनिट्स का. नाउ वी आर सम पार्ट ऑफ अ मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी. इन फर्स्ट है वहां पे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज नोन एज रैम. द मेमोरी सेल कैन बी एक्सेस फॉर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम एनी डिजायर्ड रैंडम लोकेशन. This is a process of locating a word in a memory is the same require or an equal amount of memory. Thus, the name random access. You can read as well as write in a RAM. You can read or write in a RAM. आप RAM में read भी और write भी कर सकते हो. The main drawback of RAM is that it's a volatile. अभी मैंने बोला था ऊपर what is volatile. Once your data has been removed from that memory, you cannot get any kind of small file of that. You cannot get anything on that file. फुल फाइल अगर आपकी डिलीट हो गई तो आपको फाइल फिर से कभी नहीं मिलेगी वॉलेटाइल मेमोरी में. दैट इज व्हाई व्हेन द पावर गोज ऑफ द कंटेंट ऑफ रैम गेट इरेज. वो पूरा का पूरा कंटेंट इरेज कर देगा. अगर आपने एक फोल्डर बनाया पर आप उस फोल्डर को सेव नहीं कर पाए, आपने एक फाइल बनाया बेटा उस फाइल को सेव नहीं कर पाए, दैट मीन्स आपका जो डेटा था, इफ पावर ऑफ हो गया, फाइल सेव नहीं हुई, आपका सिस्टम शट डाउन हो गया, रिस्टार्ट हो गया, आपका सारा डेटा जो भी रैम पे होगा वो सब रिमूव जाएगा. ये फास्ट है, एक्सेस हमें बहुत प्रॉपर देती है, बट इसकी एक ड्रॉबैक यही है कि ये वॉलेटाइल है. The next is we have a ROM. ROM stand for read only memory. ये यूनिट है मेमोरी का जो परफॉर्म होता है रीड ऑपरेशन. नाउ ROM पे एज नेम सजेस्ट रीड ओनली. आप यहाँ कुछ भी राइट नहीं कर सकते. रैम जनरली आपको पर्पस देता है राइट करने का, अल्टर करने का, पर ROM को आप कभी अल्टर और मैनिपुलेट नहीं कर सकते. यहाँ पे लिखा हुआ है ROM is a restricted to reading words that are permanently stored with the unit. ROM पे वही फाइल होती है, वही डेटा होता है जो परमानेंटली यूनिट बना हुआ है, और एक बार ROM पे डेटा ऐड हो गया तो आप उस डेटा को चेंज नहीं कर सकते, अल्टर नहीं कर सकते. ROM और यूज फॉर एप्लीकेशन इन विच इट इज नोन दैट इंफॉर्मेशन नेवर नीड टू बी अल्टर्ड. ये वहां पे यूज होगा जहां पर इंफॉर्मेशन अल्टर होगी. लाइक जैसे सिस्टम मैं सिस्टम को मैंने ऑन करता हूँ, तो मैंने मेरे विंडोज सिस्टम को ऑन किया, जब फर्स्ट टाइम वो ऑन होगा तो जो डेटा ROM पर है वो एक बार में रीड हो जाएगा. ROM पे जो डेटा होता है वो मेरे सिस्टम को स्टार्ट करने, एंड करने, जब मैंने सिस्टम फॉर्मेट किया तो किस तरह का सिस्टम मैंने बनाया, 32 बिट था, 64 बिट था, तो उसकी जो बेसिक फाइल होती है ROM पे स्टोर होती है और वो फिक्स्ड है, उसे अल्टर नहीं कर सकते. ROM उन्हीं प्रोग्राम में यूज होता है जहां पे अल्टर्ड का ऑप्शन ना हो. आपके पास जो रिक्वायर्ड है वो डेटा फिक्स है. फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर प्रोग्रामिंग, जो आपका मॉनिटर है, जो आपको डिस्प्ले दे रहा है, उसकी जो प्रोग्रामिंग है वो कंट्रोल करती है मशीन को. और इस ये दीज हाउएवर आर स्लोअर देन रैम. सॉरी, यहाँ पे बोला फॉर एग्जाम्पल मॉनिटरिंग प्रोग्राम कंट्रोलिंग अ मशीन. मॉनिटर को कंट्रोल करने के जो प्रोग्राम है वो ROM पे स्टोर है, वो फिक्स है. आप उसे बार बार चेंज नहीं कर पाओगे, आप रीराइट नहीं कर सकते उसको, क्योंकि वो डेटा फिक्सली स्टोर्ड रहेगा. ओके चलो, लेट्स स्टार्ट विद कैचे मेमोरी. Pronounced as cache, the cache memory is a special high-speed storage mechanism. It can be either a reserve section of main memory or an independent high-speed storage device. It can be either a reserve section. देखो cache memory को हम reserve section बोल सकते हैं, और an independent high-speed storage device on CPU chip. ये हमारे CPU चिप के ऊपर होते हैं. Whenever some data is required, the CPU first look in a cache. अब ये किस तरह का cache memory क्या होती है? जैसे हमारी Google Chrome, जब हम Chrome यूज करते हैं या हम कोई भी XYZ ब्राउजर यूज करते हैं, उसमें कुकीज करके एक ऑप्शन होता है जो हमारा डेटा स्टोर करता है. आप अगर डेली कोई वेबसाइट यूज कर रहे हो तो उसका कुछ पर्टिकुलर कुकी बनाकर ब्राउजर अपने पास स्टोर कर लेता है, ताकि जब नेक्स्ट टाइम यूजर सर्च करे तो ब्राउजर को उतना टाइम ना लगे. अगर कोई वेबसाइट एकदम नहीं है, आप फर्स्ट टाइम उसे यूज करने वाले हो, तो ब्राउजर विल टेक टाइम, वो चेक करेगा, वो हर चीज के बारे में नोट करेगा एंड उसको स्टोर कर लेगा, ताकि जब नेक्स्ट टाइम यूजर उस चीज को एक्सेस करे या यूजर चेक सर्च करे
तो उससे वो बहुत फास्ट मिल जाए, वो रिकमेंड कर देगा खुद ही आपको। सिमिलरली कैचे मेमोरी होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, सीपीयू में, जो क्या करती है, जो हर चीज का डेटा स्टोर कर लेती है कि यूजर ने क्या क्रिएट किया था। कैश मेमोरी इज अ हाई स्पीड मेमोरी अवेलेबल इनसाइड सीपीयू इन ऑर्डर टू स्पीड अप एक्सेस टू डेटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन अ रैम मेमोरी। रैम के अंदर डेटा को स्टोर करने का काम करवाती है हमारी कैश मेमोरी। सीपीयू डज नॉट एक्सेस मेन मेमोरी एंड हेंस द प्रोसेस बिकम वेरी फास्ट। यहाँ पर सीपीयू सबसे पहले कैश मेमोरी को देखता है, कैश मेमोरी में अगर वो रिसोर्स है, वो डेटा अवेलेबल है। लाइक सपोज हम एक एग्जांपल देते हैं, मैं अभी यहाँ एक नया डिवाइस ऐड करूंगा। जब कोई डिवाइस फर्स्ट टाइम ऐड करूंगा ना, तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा, लोड लेगा। चलो एक लाइव एग्जांपल देखते हैं इस चीज का। लेट मी ऐड अ डिवाइस। चलो, सो अब अगर मैं यहाँ पर एक नया डिवाइस कनेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैं इसे कनेक्ट करूंगा, यहाँ पर आपको कुछ डिवाइसेस के सिंबल विजिबल हो जाएंगे। यहाँ आपको दिखेगा कि एक नया डिवाइस आया है, सेफली रिमूव हार्डवेयर एंड ऑल। अब मैं अगर यहाँ से इसे कनेक्ट कर रहा हूँ बाय यूजिंग, मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा डेटा है वो यहाँ पे मैं मेरे मोबाइल से ले पाऊँ, तो मैं फाइल ट्रांसफर पे क्लिक करूंगा। नाउ ये अगेन एक बार पूरा लोड अप लेगा, यहाँ पे लोड होगा। अब ये चूज करने देगा मुझे कोई भी फाइल, यहाँ से फाइल आ गई। फर्स्ट टाइम था, मेरा सिस्टम बड़ा फास्ट रहा, नाइस। कई बार आप पेन ड्राइव इंसर्ट करोगे, आप कोई हार्ड डिस्क इंसर्ट करोगे, तो फर्स्ट टाइम पे वो लोड लेगा। एंड फिर आप कभी भी उसे इंसर्ट करो, कभी भी आप उस पर एक्शन करोगे, और वो फास्ट हो जाएगा। अब इसे टाइम लगेगा, अभी बहुत फास्ट रहेगा, ये बहुत स्पीड अप करके मेरे को डेटा देगा हर बार। बट फर्स्ट टाइम पे डिवाइस टाइम लेगा, बिकॉज फर्स्ट टाइम में कैच मेमोरी के पास उसका डेटा नहीं होगा। एक बार कैच मेमोरी में डेटा ऐड हो गया, देन वो फास्ट रहेगा। तभी कैच मेमोरी को हाई स्पीड मेमोरी अवेलेबल इनसाइड सीपीयू कहते हैं। Now, if we talk about storage unit, we have different kind of storage units. First is hard disk. हाँ, basically storage unit memory has a limited storage capacity and it is not permanent. अगर मैं बात करूँ प्राइमरी की, if I'm talking about प्राइमरी का एक ड्रॉबैक था कि उसमें लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है। नाउ व्हाट इज प्राइमरी? अगर मैं बात करूँ रैम की, आपके मोबाइल में जो रैम होती है, अगर एग्जांपल मोबाइल का, तो आपके मोबाइल में रैम हो गया तो 2 GB होगी, या वो 4 GB होगी, या वो 6 GB होगी, और राइट नाउ के मोबाइल में 8 GB भी आती है, ये रैम है। और जो मेमोरी होती है, मेमोरी नॉट मेमोरी कार्ड, जो इनबिल्ट मेमोरी आती है, पहले तो मेमोरी कार्ड यूज करते हैं, इनबिल्ट मेमोरी कितनी आती है? 256 GB भी आती है अगर आईफोन की बात की जाए। नॉर्मल फोन में 128 GB तो अब नॉर्मल है मेमोरीज में आना। तो ये जो रैम है, सब ये देखते हैं ना कि आपके मोबाइल का रैम कितना है और उसमें इनबिल्ट मेमोरी कितनी है। सो बेसिकली ये 8 GB का जो रैम स्लॉट है, सेम इस तरह से कंप्यूटर में भी होता है। कंप्यूटर में भी 4 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, अलग तरह की रैम आती है। ये जो रैम होती है, इसके पास कैपेसिटी वो लिमिटेड है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ हार्ड डिस्क, अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली, आप जहां डेटा स्टोर करते हो, हर सिस्टम पे हार्ड डिस्क 500 GB का हो सकता है, 250 GB का हो सकता है, 1 TB का हो सकता है। 1 TB मीन 1024 GB। डिफरेंट टाइप के सेकेंडरी स्टोरेज आते हैं। नहीं तो हमारे पेन ड्राइव है, जैसे ऑल्सो सेकेंडरी स्टोरेज। हमारे पास एसएसडी है, हार्ड डिस्क है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। काफी सारा डेटा होता है जो हम सेकेंडरी मेमोरी जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं, हमारा बैकअप क्रिएट करते हैं। ये सब कहाँ होता है? ये हम हमारे सेकेंडरी स्टोरेज के पे कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट ऑप्शन था हार्ड डिस्क का। आई ऑलरेडी टोल्ड हार्ड डिस्क क्या होता है। तो इफ यू वांट, मैं आपको एक हार्ड डिस्क शो अगर मैं करा पाऊंगा तो मैं आपको एक हार्ड डिस्क जरूर शो करवाता हूँ। जस्ट होल्ड फॉर सेकंड, मैं आपको एक हार्ड डिस्क लाइव ओपन करके बताता हूँ कि हार्ड डिस्क किस तरह की होती है। जस्ट होल्ड फॉर हार्ड डिस्क। द हार्ड डिस्क मेमोरी स्टोर इन्फॉर्मेशन ऑन one or more circular platter or disk which are continuing spinning. These rotating disks are coated with a magnetic material and stacked with a space between them. Information is recorded on the surface of rotation disk by magnetic heads and teeny magnetic spots. Basically हार्ड डिस्क ये हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क के ऊपर एक प्लेटर होता है, बाय यूजिंग दैट प्लेटर हार्ड डिस्क पे डेटा रिकॉर्ड हुआ जाता है। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, अभी जो डीवीडी है वो एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कह सकते हैं डीवीडी को। that looks same as a compact disk, ये भी सेम दिखती है as a compact disk but is able to hold about 15 times much information. 15 टाइम मच। अगर आप बात करो सीडी और डीवीडी, दोनों में फर्क है। सीडी इज कॉम्पैक्ट एंड डीवीडी एक अलग तरह की ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। इन दोनों में चेंज फर्क है, बिकॉज सीडी के अंदर सिर्फ आप 700 MB का डेटा, बहुत लो डेटा स्टोर कर सकते हो। वाइल जब मैं बात करूंगा डीवीडी की, तो डीवीडी में आप उससे 15 टाइम मच इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफर कर सकते हो। कंप्यूटर अबाउट 20 टाइम फास्टर एंड 17 GB जितना डेटा ये होल्ड करता है अपने अंदर। मींस अगर आप 4 आवर्स की मूवीज इंसर्ट करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। 4 आवर ऑफ मूवीज ऑन अ साइड आप कर सकते हो सीडी डीवीडी पे। देन वी हैव अ पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी व्हिच इज ऑल्सो नोन एज पेन ड्राइव।
तो इसमें पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी आर आल्सो पॉपुलर नोन एज पेन ड्राइव, अ फ्लैश ड्राइव और स्मॉल अल्ट्रा पोर्टेबल स्टोरेज। ओके, ये एक स्मॉल अल्ट्रा पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है जिसके थ्रू डेटा स्टोर, जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं लाइक ऑप्टिकल ड्राइव्स इंस्टेड ऑफ वर्क इन अ सिमिलर वे टू अ रैम। ये रैम, द की डिफरेंस इज दैट डेटा रिटेन इन अ फ्लैश मेमोरी इवन व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ। हाँ, अगर बात करी जाए रैम की, तो रैम में से डेटा रिमूव हो जाता था, बट जो पेन ड्राइव है यहाँ पे डेटा पावर ऑफ होने के बाद भी सेफ रहता है। बाकी अगर आप चाहो, अगर आप ट्राई करना चाहो कि अगर आपको आपके लैपटॉप का रैम अपग्रेड करना है, तो आप उसे अपग्रेड कर सकते हो बाय यूजिंग पेन ड्राइव। पेन ड्राइव इंसर्ट करके आप अपने लैपटॉप के रैम को अपग्रेड कर सकते हो। नाउ सॉलिड स्टेट एसएसडी, एसएसडी एंड एचएसडी, ये दो तरह की हार्ड डिस्क होती है। एसएसडी इज आल्सो ऑन हार्ड डिस्क, एचएसडी इज आल्सो ऑन हार्ड डिस्क। एसएसडी स्टैंड फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD is more faster than hard disk. Unlike hard disk, SSD uses flash based memory. SSD use करता है flash based memory. That's why it's very much faster than HSD, which significantly faster than an older hard disk storage device and have a RAM like working mechanism. इसका जो mechanism है वो भी RAM की तरह है। हमने पढ़ा था कि RAM जो है वो हमारा मेन मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी, और उसकी वर्किंग बहुत फास्ट है, उसकी स्पीड बहुत फास्ट है। उसका सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि उसमें बहुत लो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, एज वेल एज डेटा उसमें से डिलीट हो जाएगा बिकॉज वो वॉलेटाइल मेमोरी है। एसएसडी भी उसी मैकेनिज्म में वर्क करती है, बट वो नॉट अ वॉलेटाइल मेमोरी, वहां पे डेटा स्टोर रहता है एंड वो फास्ट है एचएसडी से। तो अगर आप कोई नया लैपटॉप है, नया लैपटॉप बाय करते हो राइट नाउ, तो उसमें ऑप्शन होता है, वो आपको बोल देगा कि अब बता देते सामने से, आपको एक मिल जाता है उसका एक ऑफर कि आपको एसएसडी यूज करना है कि एसएसडी यूज करना है, कितनी जीबी तक का एसएसडी आपको चाहिए, इस तरह से आपको उसमें ऑप्शंस मिल जाते हैं। नाउ नेक्स्ट है ब्लू-रे डिस्क। ब्लू-रे डिस्क इज एन ऑप्टिकल डिस्क storage medium format. It is mainly uses our high definition video and data storage. The disc has same dimension as a standard DVD और CD. इस डिस्क में भी सेम स्टैंडर्ड होता है, डायमेंशन तो जैसे DVD और CD में, बट यहाँ पे ऑप्शन है जब ब्लू-रे डिस्क में आप DVD को राइट मोड, रीड राइट मोड या DVD रैम रिले ऑन कर सकते हो। ये एक लेजर, आपने अगर कभी मैकेनिज्म देखा हो, जैसे आप CD को उस DVD या CD ड्राइव पे रखते हैं, अंदर जैसे जाता है उसमें वो घूमने लग जाता है, और ऐसा जैसा मैकेनिज्म हमने अभी हार्ड डिस्क में देखा था, ऐसे ही ये घूमता है और एक लेजर प्लेटर के थ्रू इसमें डेटा ऐड होता है। दिस अलाउ डेटा टू बी पैक्ड मोर टाइटली, यहाँ पे पैक्ड डेटा मोर टाइटली होता है इन अ लेस स्पेस, सो इट इज पॉसिबल टू फिट मोर डेटा ऑन अ डिस्क इवन दो द सेम साइज एज अ CD एंड DVD। ब्लू-रे डिस्क की कैपेसिटी है 120 GB ऑफ डेटा को स्टोर करने की। 128 GB का डेटा ब्लू-रे डिस्क के अंदर स्टोर कर सकते हो। देन वी हैव अ एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर इज बेसिकली कंप्यूटर कैसे इवॉल्व हुए थे, डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स कब बने, कैसे बने, उनमें क्या क्या चेंजेस आया, हम वो देखने वाले। सो लेट्स स्टार्ट विद जनरेशन 1। जनरेशन 1 से पहले सबसे पहले 500 BC में बना था एक मैकेनिकल डिवाइस, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर कंप्यूटर डिवाइस एबेकस। सबसे पहले जो कंप्यूटर बना था वो था एबेकस, जो 500 BC में बना था, जिससे मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते थे। देन इन 1640 स्पेशली कंस्ट्रक्टेड बोर्ड with moving rod by John Napier, computer device Napier bones. Then Napier bones ने एक तरह का बोर्ड क्रिएट किया जिसपे रॉड्स को यूज करके डेटा को मैनिपुलेट करना, डेटा को इंसर्ट करना होता। देन आया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन थ्रू रिपीटेड एडिशन सब्ट्रैक्शन बाय पास्कल। पास्कलाइन आया, 1642 में सिस्टम बना। 1834 में अगेन एक सिस्टम बना जिसका नाम आया मैकेनिकल कैलकुलेटर, जो इनपुट प्रोसेस आउटपुट, जो मैकेनिज्म हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इस मैकेनिज्म पे बेस्ड था बाय चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज आल्सो नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, द वन हु क्रिएटेड अ कंप्यूटर, हिज नेम इज चार्ल्स बेबेज। वो फादर ऑफ कंप्यूटर थे। 1834 में इनपुट प्रोसेस आउटपुट जैसे कंप्यूटर बनाया, जैसे बोला एनालिटिकल इंजन। देन 1890s के अंदर मैकेनिकल टेबुलेशन आया, मशीन आया, टेबुलेटेड सेंसस डेटा आया, सेंसस करना, डेटा को स्टोर करके वैल्यू आना। पंच कार्ड क्या होता है, तो ऑफिस में पंच कार्ड होते हैं जहां जाके आप अपने फिंगरप्रिंट से पंच कर सकते हो, इस तरह का डेटा आया, कुछ बना चालू हुआ। 1937 प्रोग्रामेबल मशीन आई, वो मशीन जिसमें प्रोग्राम चलते थे, बड़े बड़े एल्गोरिदम बनते थे, उनको यूज करना, प्रोग्राम इनपुट थ्रू पंच कार्ड्स के थ्रू इनपुट लेना और उस पर आउटपुट लाना। देन आया फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जब एक प्रॉपर कंप्यूटर सिस्टम बना जो एक्चुअल कोडिंग के लिए था। बिग एंड क्लमजी, ये कंप्यूटर कहता था बहुत बड़ा और क्लमजी मींस बहुत बड़ा, साइज में भी बड़ा और स्पेस भी बहुत ज्यादा यूज करने वाला। इलेक्ट्रिक फेलियर, लॉट ऑफ हीट, जब इस सिस्टम को यूज करते थे तब बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती थी, बहुत ज्यादा गर्मी होती थी वहां पे। इसे यूज करने के लिए बहुत सारे एसी यूज करने पड़ते ताकि वो रूम टेम्परेचर को ठंडा रख सके
और बहुत इलेक्ट्रिक फेलियर, जैसे आप चालू करेंगे इसको, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक लेगा, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रिक पावर ड्रिप हो जाए, तो बहुत इलेक्ट्रिक फेलियर हुआ, लॉट ऑफ हीट थी। स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट, यहाँ पे सिर्फ जो स्टोर्ड प्रोग्राम थे वही वर्क होते थे, तो यहाँ पे था स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट था। एंड नेक्स्ट था मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज को यूज करके वर्क करना चालू किया। फर्स्ट जनरेशन में यूज हुए थे वैक्यूम ट्यूब। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड जनरेशन, यहाँ पे था ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब, जहाँ पे ट्रांसिस्टर्स ने रिप्लेस कर दिया वैक्यूम ट्यूब को, स्मॉलर इन साइज, लेसर हीट, लो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। मशीन लैंग्वेज, असेंबल लैंग्वेज, यहाँ पे मशीन लैंग्वेज एंड असेंबल लैंग्वेजेस का वर्क हो रहा था। देन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, व्हाट आर थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? कंप्यूटर स्मॉलर, फास्टर एंड मोर रिलायबल। अब जो कंप्यूटर्स है, ये वो कंप्यूटर जो हम लैब में, स्कूल्स के लैब में यूज होते हैं, ये जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे, ये स्मॉलर है, फास्टर है एंड मोर रिलायबल है, लोअर पावर कंजम्पशन लो है। हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब वो लैंग्वेज जो ह्यूमन बीइंग समझते हैं, उस लैंग्वेज में क्रिएटेड है, ह्यूमन भी अपने कोड्स लिख के अपने प्रोग्राम रन कर सकते हैं। स्टोर अप टू 100 मेगाबाइट, 100 मेगाबाइट स्टोर करते हैं। इसका एग्जांपल है IBM 360 सीरीज, ICL एंड ऑल। देन इफ यू टॉकिंग अबाउट फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो हमारे लैपटॉप है, देन हमारे पास जो नोटबुक्स है, ये है फोर्थ जनरेशन। लार्ज एंड वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, बहुत सारे सर्किट्स को मिक्स करके बनाए गए, माइक्रो प्रोसेसर यूज किए गए। पोर्टेबल कंप्यूटर, पोर्टेबल कंप्यूटर मींस लैपटॉप जिसे हम कहीं भी कैरी करके ले जाते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, यहाँ पे जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसकी जो रेंज है, दैट नॉट ओनली 100 MB और 200 MB, इट्स 1 TB, 1 TB इज 1024 GB, इतना डेटा आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। फिफ्थ जनरेशन की बात की जाए, वहां पे आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, लाइक सीरी इज अ काइंड ऑफ AI, Alexa इज अ काइंड ऑफ AI, इस तरह के AI बनाना जो सेंस करके चीजों को आंसर दे सके। नाउ द सिस्टम बस, द सिस्टम बस इज एन इलेक्ट्रॉनिक पाथवे composed of connecting cables and that connects the major component of a computer system. Those system bus data and instructions are passed among the computer system component जो कंप्यूटर सिस्टम के कनेक्टेड है बाय यूजिंग केबल्स, वायर्स। हम जो भी हमारे मोबाइल को कनेक्ट करते हैं, वी आर यूजिंग USB। ऐसे अलग अलग इनपुट्स को कनेक्ट करने के लिए सिस्टम बस बनाए हुए हैं। अगर मैं बात करूं कीबोर्ड की, तो जो आपका कीबोर्ड है, अगर आप उसको कनेक्ट करते हो CPU से, तो कैसे कनेक्ट करते हो? बाय यूजिंग एक केबल, एक USB केबल है, इस सिस्टम बस। अगर मैं लैपटॉप की बात करूं, तो लैपटॉप में जो कीबोर्ड होते हैं वो इनबिल्ट कनेक्टेड होते हैं सिस्टम बसेस से, आपके मदरबोर्ड और रैम के साथ, जो आपके लैपटॉप के लोअर बेस में होता है। So the data carrying system part of a system is called data bus. जो data carrying part है सिस्टम का, data bus बोलते हैं। The control instructions carrying part of system bus is called control bus. जो सिस्टम कंट्रोल, लाइक मैंने इनपुट दिया तो एक कंट्रोल है जो उस इनपुट को आगे ले जाके प्रोसेस कर रहा है। Then the memory address carrying part of system is called address bus. जो मेमोरी है वो उसे एड्रेस बस बोलेंगे। डेटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस, तीन बस हुए। एंड एक आता है सेपरेट IO, इनपुट आउटपुट। सारे इनपुट और सारे आउटपुट के लिए बस कंसेप्ट है, जो इनपुट आउटपुट अदर एक्सटर्नल डिवाइसेस को यूज करता है सिस्टम के। सो हमारे सिस्टम को कनेक्ट करके रखता है बस। तो हमारा पूरा सिस्टम है वो इंटरकनेक्टेड हुआ है सिस्टम बस के थ्रू। डेटा बसेस फॉर कैरिंग आउट डेटा, कंट्रोल बसेस टू कैरी आउट कंट्रोल्स, एड्रेस बसेस टू कैरी आउट डिफरेंट डेटा एड्रेसेस एंड इनपुट आउटपुट। हमारे मेजर जितने भी इनपुट आउटपुट है उन सबको हमें कनेक्ट करना होता है बाय यूजिंग सम केबल्स एंड दे आर नोन एज सिस्टम बस। नाउ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड डेटा कैप्चरिंग, हाउ वी कैन कैप्चर सम डेटा। सो डेटा कैप्चरिंग मींस इनपुटिंग डेटा टू कन्वर्ट इट इनटू डिजिटल फॉर्म। डेटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो पार्ट है हम उसे कहते हैं डेटा कैप्चरिंग। द टास्क ऑफ डेटा कैप्चरिंग इज परफॉर्म बाय द इनपुट यूनिट। द इनपुट डिवाइसेस फॉर एग्जांपल कीबोर्ड कैप्चर्स टेक्सचुअल डेटा, माउस कैप्चर पॉइंटर पोजीशंस, हर चीज कैप्चर होती है। आप जो भी चीजें कर रहे हो वो आप सब कैप्चर करता है आपका सिस्टम। डबल क्लिक फॉर माउस, इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड फॉर कैप्चरिंग टेक्सचुअल डेटा, जो भी हम टाइप कर रहे हो टेक्सचुअल डेटा है वो कैप्चर कौन कर रहा है? कीबोर्ड कर रहा है। माउस क्या कर रहा है? आप क्या पॉइंट कर रहे हो? बारकोड रीडर क्या करता है? कैप्चर वो द डेटा स्टोर्ड इन अ बारकोड सेंसर, जो वो कोड लिखा होता है बारकोड जैसा। आपने अगर कभी कुछ बाय किया तो उस पर आपको बारकोड रीडर मिलेगा, वो स्कैन कर सकते हैं, उसका डेटा कैप्चर करता है हमारा बारकोड रीडर। जो भी लिखा है उसको पढ़ के सेंस करके आपको वैल्यू देगा। ऑल्सो सेंसर ऑल्सो कैप्चर्स डेटा बाय सेंसिंग द चेंज इन अ टेम्परेचर। कुछ सेंसर्स होते हैं जो टेम्परेचर को सेंस करके बताते हैं कि टेम्परेचर में कैसा तरह टेम्परेचर है, टेम्परेचर के अंदर क्या हो रहा है, उसमें क्या इफेक्ट है, सब चीजें। A typical data vary, so do data capturing devices. हर चीज को कैप्चर करने के अलग डिवाइसेस है और आप उसके थ्रू उन डेटा को कैप्चर करके आपकी वैल्यू ला सकते हो हर चीज की। नाउ द डेटा स्टोरेज, द कैप्चर डेटा में बी प्रोसेस इमीडिएटली और मे बी। जो डेटा स्टोरेज है वो क्या करेगा? जो कैप्चर किया हुआ डेटा है उसको प्रोसेस करेगा इमीडिएटली। जैसे ही डेटा मिला, जो यहाँ पे हमारा डेटा कैप्चर डिवाइस था, अब वो डेटा स्टोरेज के पास है, और जो कैप्चर किया हुआ डिवाइस है उसको वो इमीडिएटली चेक करेगा कि क्या इस पे आ रहा है या लेटर, डिपेंड है।
जितना डेटा एक टाइम में चाहिए उतना डेटा पहले कैप्चर कर लिया, उसको पहले प्रोसेस करेगा, देन नेक्स्ट डेटा पे जाएगा. फॉर दिस पर्पस एग्जांपल टू स्टोर कैप्चर डेटा डिजिटल स्टोरेज डिवाइस आर यूज्ड व्हिच यू ऑलरेडी हैव रीड अबाउट द स्टोरेज डिवाइस. डेटा जनरेटेड वेरी हाई रेट. डेटा बहुत हाई रेट में. अगर मैं सिंपल डेटा की बात करूं तो अगर आप नॉर्मल इंटरनेट पे चेक करोगे तो हर एक मिनट के अंदर अंदर इंटरनेट पे अप्रोक्स 1.5 मिलियन जितना डेटा इतना सारा डेटा आता है. डेटा जनरेटेड वेरी हाई रेट्स. यहाँ डेटा बहुत हाई रेट जनरेट होता है, तो आपको सारे डेटा को स्टोर करना पड़ेगा और देन उनको प्रोसेस करना पड़ेगा. अगर आप गूगल पे जाके कोई एक कीवर्ड लिखते हो, कोई भी वर्ड लिख के एंटर करोगे, आपको गूगल, चलो एक लाइव एग्जांपल लेते हैं. सपोज यहाँ पे मैं गूगल ओपन करता हूँ एंड यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस. मीनिंग बता देते मैं प्रैक्टिस लिख के मैं एंटर करता हूँ. सो गूगल ने विद इन 0565 सेकेंड के अंदर अंदर मेरे को कितना डेटा दिया, अगर काउंट करो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 67 करोड़ जितना डेटा इसके यहाँ पे डेटा स्टोरेज ने फेच करके मुझे लाके दे दिया. ये डेटा ऑलरेडी कैप्चर था, स्टोर था और जैसे यूजर ने डिमांड की उसे मिल गया. सो ये वर्किंग होती है डेटा स्टोरेज की, जहां पे आप पूरे डेटा को कैसे भी ढूंढ सकते हो. और डेटा आज आपको इतना डेटा मिल रहा है, अगर मैं कल इससे सेम को चेक करूंगा, मे बी इसमें डेटा नया एडअप हो गया हो, कुछ नया आ गया हो, कोई नया डेटा इसमें ऐड हुआ, कुछ नया, कोई नई टेक्नोलॉजी ऐड हो गई, कुछ भी मर्ज हुआ हो. नाउ टू इश्यूज रिलेटेड टू डेटा स्टोरेज. अब दो इश्यू है जो डेटा स्टोरेज के हैं. डेटा जनरेट वेरी हाई रेट्स, डेटा कीपिंग ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम एंड आफ्टर सम टाइम यू नीड मोर स्टोरेज स्पेस टू हैंडल दिस. अब एक बेसिक एग्जांपल की बात की जाए, आपके पास एक हार्ड डिस्क है 1 TB की. नाउ यू आर इंटरेस्टेड ऑफ वाचिंग मूवीज, वाचिंग वेब सीरीज, प्लेइंग गेम्स, आपको स्टडी के मटेरियल भी यूज करने, आपको स्टडीज के वीडियोस भी चाहिए, आपने यूट्यूब से बहुत सारे वीडियो डाउनलोड कर लिए स्टडीज के. जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा, जैसे टाइम पास आगे जाता जाएगा, आपकी हार्ड डिस्क फुल हो जाएगी. एक टाइम ऐसा रहता है जब आपकी 1 TB की हार्ड डिस्क पूरी फुल हो गई, नाउ यू वांट मोर डेटा, अब आपको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बाय करनी पड़ेगी. सो डेटा स्टोरेज के साथ यही प्रॉब्लम है कि अगर आप डेटा डे बाय डे डेटा स्टोर करते हो एंड आप उसको एक्शन नहीं परफॉर्म कर रहे, आपने एक बार देख लिया, आपने उसे डिलीट नहीं किया, आपने जैसे रहने दिया, तो एट अ पर्टिकुलर विद अ पर्टिकुलर टाइम फेज वो डेटा बढ़ जाएगा और इतना बढ़ जाएगा कि आपको उसे स्टोर करने के लिए अदर डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी. सो एट दैट टाइम आपको और नए हार्ड डिस्क, हार्ड स्पेसेस को बाय करना पड़ेगा. टू सॉल्व दिस इशू, हाई स्पीड डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड दीस डेज. इस इशू को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की कैपेसिटी आप बाय कर सकते हो 1 TB तक की एक्सटर्नल हार्ड डिस्क. स्टोरेज डिवाइसेस आर अपग्रेडेड पीरियडिकली बोथ स्टोरेज कैपेसिटी वाइज एज वेल एज टेक्नोलॉजी वाइज एज वेल एज स्टोरेज कैपेसिटी वाइज. क्या हो रहा है, अपग्रेडेशंस आ रहे हैं डेटा के अंदर. डेटा रिट्राइवल refers to a process of obtaining stored data from a storage device and making it available to the CPU. यहाँ पे CPU के पास अवेलेबल हो जाता है हमारा डेटा रिट्राइवल करके डेटा. In data retrieval, the access time are dependent on the storage device. Faster the storage device, lesser are the access time. जितना फास्ट आपका स्टोरेज डिवाइस होगा उतने ही फास्ट आप रिट्राइव कर पाओगे डेटा को. इन डेटा रिट्राइवल द एक्सेस टाइम आर डिपेंडेंट ऑन द स्टोरेज डिवाइस. फर्दर फास्टर द स्टोरेज डिवाइस, लेसर द एक्सेस टाइम. आपका स्टोरेज डिवाइस इतना फास्टर होगा उतना कम टाइम लगेगा डेटा को एक्सेस करने में. जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे विंडो ई प्रेस करके दिस पीसी पे आता हूँ एंड मुझे यहाँ पे कुछ सर्च करना है. अगर मेरा स्टोरेज स्पेस बहुत ओपन है, बहुत फ्री है, तो मैं बहुत इजी सर्च करूँगा. और मुझे सर्च करना है क्लास 11, मैं यहाँ क्लास 11 लिख के एंटर कर रहा हूँ. देखो मेरा डिवाइस फास्ट था तो मुझे डायरेक्टली यहाँ पे रिट्राइव डेटा मिल गया. उसने फर्स्ट टाइम सेंड किया, पहली जो उसको फोल्डर मिला उसने मुझे यहाँ शो कर दिया. ऐसे जितने भी फोल्डर होंगे जिसमें क्लास 11 लिखा होगा, अब देखो सर्च कर रहे हैं. डिपेंड है आपके सिस्टम पे, आपका सिस्टम कितना प्रॉपर वर्किंग है, आपने अपने सिस्टम को कैसे मेंटेन किया है. बहुत ज्यादा डेटा फुल किया है सिस्टम में, बहुत टाइम लगेगा चेक करने में. अगर डेटा कम है तो ये फास्ट चेक करके आपको आउटपुट दे देगा. इस तरह से डेटा रिट्राइव किया जाता है. सॉफ्टवेयर, अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर इट पर्पस फंक्शनिंग. Hardware represent the physical and a tangible component of the computer. Example, the component that can be seen and touched. जो हार्डवेयर है वो हार्डवेयर दोज कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर जिन्हें हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं और फील कर सकते हैं. सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ प्रोग्राम. सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं दैट दे आर सेट ऑफ प्रोग्राम दैट गवर्न ऑपरेशन. ये वो सेट ऑफ प्रोग्राम है जो गवर्न करते हैं ऑपरेशंस, मतलब ये रेडी करते हैं टास्क करवाने के लिए कंप्यूटर से. नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ basic software: system software and application software. Now what are system software? The software that control internal operations, checking system component, converting data instructions to a computer. System software कौन से सॉफ्टवेयर है जो हमारे सिस्टम के साथ इनबिल्ट आते हैं. The system software is further classified into 4 category: operating system, language processor, system utilities and device drivers. ये 4 तरह के सॉफ्टवेयर जो हम यूज कर सकते हैं.
इनके सारे इन एग्जांपल दे दिए। नाउ व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर? वो सॉफ्टवेयर जो जैसे ही मैं ओएस इंस्टॉल करूं, चाहे वो ओएस विंडोज 7 हो, विंडो 10 हो, विंडो एक्सपी हो, उबंटू हो, लिनक्स हो, काली लिनक्स हो, मैक ओएस हो, एनी हाउ जैसे ही मैं सिस्टम को इंस्टॉल करूं, यहाँ लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम विच एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन अ यूजर एंड हार्डवेयर। यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक्ट करता है, इंटरफेस है कौन? ओएस। नाउ ओएस में मेजरली क्या क्या होता है? द हार्डवेयर, द ऑपरेटिंग सिस्टम, द एप्लीकेशन प्रोग्राम, रूटीन्स, कंपाइलर, लैंग्वेज, प्रोसेसर, डिस्क ड्राइवर्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स। डिस्क ड्राइवर, यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। द ह्यूमन वेयर यूजर। अगर कोई बात करे ओएस की, तो एक ओएस कैसा होना चाहिए? यूजर फ्रेंडली। एक जनरल बात किया तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। नाउ व्हाट इज यूजर फ्रेंडली? एक सिस्टम जहां पे मैं डबल क्लिक करूं तो दिस पीसी ओपन हो जाए, अगर मैं क्रॉस पे क्लिक करूं वो एंड हो जाए, ये एक यूजर फ्रेंडली सिस्टम है। अगर इसी जगह पे मैं यहाँ पे सीएमडी ओपन कर लूं, सीएमडी एक काइंड ऑफ कमांड लाइन है, एंड मैं बोलूं बस आपको ये ब्लैक स्क्रीन दिखने वाली है, आपको इसी को यूज करना है, और आपको डेटा को जो ओपन करना है ओपन करिए, जो करना है करिए, पर यूज इसी को करना है। तो सबसे पहले तो आप मुझे पूछोगे सर हम किस ड्राइव में, हम कहां पर है, हम कैसे चेक करेंगे? उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा dir डायरेक्टरी। अब बताएगा कौन सी डायरेक्टरी में हो। अब अगर आपको आना है डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो आपको लिखना पड़ेगा cd देन डॉक्यूमेंट, एंटर। आप डॉक्यूमेंट्स में आ गए। अब आप इधर डायरेक्टरी करोगे तो आपको पता चलेगा डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आपके पास है। देन अगर आपको कुछ ओपन करना है, लाइक आई एम ओपनिंग cd और मैं यहाँ लिखूं क्लास 10 GSEB कंप्यूटर, तो अब मैं उसमें आ गया। उसमें भी अंदर क्या है, अगर मुझे फिर से जानना है तो मुझे यहाँ पे फिर से dir लिखना पड़ेगा। अब डायरेक्टरी है, यहाँ पे भी कुछ टैग और कुछ चीजें हैं, यहाँ से ओपन करना है। बैक आना है, मुझे cd स्पेस डॉट डॉट करके बैक आना पड़ेगा। देन अगर मैं ओपन करता हूँ क्लास 12 GSB कंप्यूटर या कोई भी एक फाइल में ओपन करूँ, चलो लेट ओपन 14 यहाँ एज कंपेयर, ये बहुत यूजर फ्रेंडली है। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, वो यूजर के लिए मेन है, बिकॉज वो इंटरफेस है, वो एक मीडिएटर है किसके बीच में? यूजर के बीच में एज वेल एज सिस्टम के बीच में। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल टुडे। कैटेगरी यहाँ पे है सिंगल यूजर ओएस, मल्टी यूजर ओएस, टाइम शेयरिंग ओएस, रियल टाइम ओएस, मल्टी प्रोसेसिंग यूनिट, डिस्ट्रीब्यूटिंग ओएस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स, मैक, एंड्रॉइड ओएस एक्सेट्रा। ये सब एग्जांपल है ओएस के। ओएस एक इंटरफेस बना देता है बिटवीन यूजर एज वेल एज सिस्टम। लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या होते हैं? तो याद रखना, आप जो लैंग्वेज पढ़ रहे हो वो हाई लेवल लैंग्वेज। अगर आप पाइथन बनाते हो, अगर मैं पाइथन के कोड करते हो, मैं आइडल लिख के टाइप करके मैं यहाँ लिखूं प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हेलो पाइथन, प्रिंट हेलो क्लास 11, अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ यहाँ पे, तो मैं टाइप करता हूँ प्रिंट डबल कोट में हेलो क्लास, ये प्रिंट हो रहा है हेलो क्लास। मैंने ये जो लिखा, ये लिखा मैंने हाई लेवल लैंग्वेज में। जो मेरा इनपुट प्रोसेसर है उसका काम क्या होगा? इनपुट का इसे कन्वर्ट करेगा कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज विच इज बाइनरी। अगेन जब आउटपुट आएगा तो प्रोसेसर का काम, आउटपुट का काम क्या होगा? अगेन कन्वर्ट करना है ह्यूमन लैंग्वेज में। सो नाइट राउंड हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसर्स है, हमारे पास कंपाइलर्स है, हमारे पास डीबगर है। ये क्या करेंगे? ये सिंपल कन्वर्जन करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है असेंबलर्स, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, इन तीनों का काम यही होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में ट्रांसलेट करना, लो लेवल से हाई लेवल में आना। Compiler, assembler में लिखा है। So you can safely say that language processor are software that convert source code into object code. There are three types of language processor: assembler, compiler, interpreter. Assemblers पहले पुराने प्रोग्राम्स में यूज होते थे। नए सॉफ्टवेयर जो आप यूज करोगे पाइथन, जावा, इनमें आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर ही मोस्ट प्रोबेबली मिलेंगे, जो कन्वर्ट करते हैं हमारे लिए लैंग्वेज को। देखो यहाँ लिखा हुआ है ट्रांसलेट मशीन कोड्स रन fast execution time and now computer does not require any type of conversion to run it, unlike source code which require conversions into object machine code before it can be executed. सोर्स कोड क्या होता है? वो प्रोग्राम जो हम लिखते हैं। मैंने अभी वो प्रिंट हेलो क्लास लिखा, ये सोर्स कोड था। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? ऑब्जेक्ट कोड रेफर टू अ यूजुअल मशीन लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट कोड इज अ मशीन लैंग्वेज बाइनरी कोड जो कंप्यूटर को समझ आएगा और कंप्यूटर उस पर वर्क कर पाएगा। और सोर्स कोड है जो हम लिखते हैं, सच है सी, जावा, सी प्लस प्लस एक्सेट्रा। नाउ वी हैव सिस्टम यूटिलिटीज, वो चीजें जो सिस्टम यूटिलिटी होती है जो सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एंटीवायरस, फाइल मैनेजमेंट टूल, कंप्रेशन टूल्स, बहुत सारी ऐसी चीजें जो सिस्टम में आती है। नाउ व्हाट आर यूटिलिटी? यूटिलिटी आर दोज एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट असिस्ट द कंप्यूटर बाय परफॉर्मिंग हाउसकीपिंग फंक्शंस लाइक बैकअप डिस्क, स्कैनिंग डिस्क, क्लीनिंग वायरस, अरेंजिंग इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा। ये सारी चीजें करने के काम होते हैं सिस्टम यूटिलिटीज के। इनको काम करना है, मैनेज करना है, सिस्टम को वर्किंग में रखना है। ये एक बैकअप क्रिएट करता है, लाइक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया, बहुत सारे एंटीवायरस है, क्विकहिल है, मैक है, नॉर्टन है, कैस्पर है। ये सब एंटीवायरस क्या करते हैं कि अगर सिस्टम को कोई एक्सटर्नली हर्ट करे, कोई पर्सन, कोई हमने फाइल इंस्टॉल की, डाउनलोड की, उसमें कोई वायरस है, तो ये फर्स्ट तो उसे डाउनलोड ही नहीं करने देंगे। अगर आपने फिर भी परमिशन लेके एक्सटर्नली डाउनलोड कर ली, अगर उसमें फिर भी एरर है तो ये उसे रन नहीं करने देंगे।
Then we have file management. This software help us to take tasks like browse, search, arrange, find information. यहाँ पे मैंने भी यहाँ फाइल मैनेजर यूज किया था. ये रहा मेरा फाइल मैनेजर. मैंने यहाँ यूज किया. क्लास 11 के मेरे पास जितने भी डॉक्यूमेंट थे सारे सर्च होके आ गए. बट डिपेंड आपके सिस्टम पे था उसने कितना टाइम लिया. इट विल टेक 2 मिनट्स, 3 मिनट, 5 मिनट, डिपेंड अपॉन योर सिस्टम. बट मेरे पास ये सारी की सारी फाइल आ गई. ये मेरा फाइल मैनेजमेंट टूल है जो सिस्टम यूटिलिटीज मुझे जब मैंने OS इंस्टॉल किया तभी मुझे मिल जाती है. कंप्रेस टू लाइक 7-zip, WinRAR. अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आपको पहले WinRAR डाउनलोड करना होगा और उसको रन करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि आप क्रिएट कर सकते हो जिप फाइल. जिप फाइल क्या करेगा, अगर कोई फाइल 800 MB की है तो बाय यूजिंग जिप आप उसको 700 MB तक कन्वर्ट कर सकते हो. जिप क्या करता है, थोड़ा कंप्रेस करता है, छोटे फाइल को छोटे बना देता है. नॉट ज्यादा कि 800 MB की फाइल है वो 100 MB की जाए, नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा. बट वो ट्राई करता है कि इसको मैक्सिमम वैल्यू से जिप कर दे एंड वापस जब यूजर्स को अनजिप करे तब वो सेम साइज की आ जाए. देन वी हैव डिस्क मैनेजमेंट, क्लीन अप टूल, फ्रेगमेंटेशन, यूटिलिटी, बैकअप यूटिलिटी. डिस्क मैनेजमेंट, अगर यहाँ पे आप डिस्क लिखते हो, डिस्क क्लीनअप, ये एक ऐप है. इससे मैं अपने डिस्क को क्लीन कर सकता हूँ. मैं चेक कर सकता हूँ मेरे को कोई नया पार्टीशन क्रिएट करना है, मैं पार्टीशन क्रिएट कर सकता हूँ. मेरे पास स्टोरेज सेटिंग्स है, मेरे पास टर्न ऑन स्टोरेज सेंस है, डिलीट टेम्पररी फाइल्स का ऑप्शन है. ये मेरे डिस्क के इनबिल्ट है. यहाँ पे जैसे लिखा था डिस्क मैनेजमेंट, ये सब यूटिलिटीज के पार्ट है, ये सब OS के पार्ट है. तो ये कॉमन है. जो जितना पार्ट, जितनी ये यूटिलिटी मेरे पास सिस्टम में है उतने आपको आपके OS में भी मिल ही जाएंगे, उसमें कोई एरर नहीं आने वाली. देन वी हैव डिवाइस ड्राइवर्स. लुक, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके डिस्क मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजर, अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ विंडोज पे और मैं डिवाइस मैनेजर जाता हूँ, ये डिवाइस मैनेजर है. मेरे पास हर एक जितनी भी मेरे पास डिवाइसेस है, लाइक अगर मेरे पास कैमरा है, मेरे पास साउंड है, मेरे पास सॉफ्टवेयर है, इन सबके ड्राइवर्स मेरे पास अवेलेबल है. दिस आर नोन एज डिवाइस ड्राइवर. जैसे ही आप कोई भी चीज को इंस्टॉल करते हैं, कोई भी XYZ, आपने प्रिंटर कनेक्ट किया, आपको उसकी डिवाइस डालने पड़ेंगे. इफ यू आर यूजिंग कैमरा, आपको कैमरा के डिवाइस इंसर्ट करने पड़ेंगे. आप जो चीज यूज करोगे आपको उसका डिवाइस इंसर्ट करना पड़ेगा, उसके ड्राइवर्स इंसर्ट करने पड़ेंगे उस डिवाइस के. तो यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट आता है कि आपको डिवाइस ड्राइवर्स कहाँ से लाने हैं. अगर आप नया प्रिंटर बाय करोगे तो एक CD आती है, आप वो CD इंसर्ट करोगे, वहां से डिवाइस इंस्टॉल हो जाएगा. जैसे मेरे पास ब्लूटूथ के लिए इतने सारे ड्राइवर्स है, मेरे पास डिस्क के लिए भी ड्राइवर्स है, मेरे पास कीबोर्ड के लिए भी ड्राइवर है, तभी मेरा कीबोर्ड वर्क कर रहा है. मेरे पास मॉनिटर के लिए, माउस के लिए, नेटवर्क्स के लिए, हर चीज के लिए हमारे पास ये ड्राइवर्स है. यहाँ पे प्रिंटर क्यूज में यहाँ कोई ड्राइवर नहीं है अभी तक, पर जैसे ही मैं प्रिंटर कोई कनेक्ट करूंगा यहाँ ड्राइवर्स इंस्टॉल हो जाएंगे उसके ऑटोमेटिक. वो बोलेगा कि फर्स्ट इंस्टॉल ड्राइवर्स. सो ये तरीका है जिसके थ्रू आप डिवाइस मैनेजर्स को यूज करते हो. So device manager basically simple drivers, program or files that contain set of instruction for the operating system, detail how best to operate or a drive. Next we have application softwares. ये वो सॉफ्टवेयर है जो हमारे एप्लीकेशंस को, लाइक इफ आई एम यूजिंग टैली, तो ये मेरा एक अकाउंटिंग एप्लीकेशन है, इसके लिए मेरे पास सॉफ्टवेयर है. कुछ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होता है, लाइक अगर MS पेंट, अगर मैं MS पेंट लिखूंगा तो ये जनरल पर्पस है. पेंट के लिए सबको सेम काम आएगा. अगर MS पेंट में यूज करना है आप पेंट कर सकते हो. यहाँ पे ये जनरल पर्पस के लिए हो गया. अगर मैं बोलूँ MS वर्ड की बात करूँ तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ WinWord, तो ये एक जनरल पर्पस सिस्टम के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. यहाँ से आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो. एक्सेल, कुछ चीजें जो जनरल पर्पस होती है, जो हर पर्सन यूज करता है, उसे जनरल पर्पस बोलते हैं. कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, लाइक मैंने कोई पर्सन बोलता है मुझे अकाउंटिंग के लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हो जाएगा. नाउ प्रोप्राइटर एंड फ्री ओपन सॉफ्टवेयर, हमारे पास अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर अवेलेबल है. OSS एंड FLOSS. OSS बेसिकली स्टैंड फॉर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ये सॉफ्टवेयर जो है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है. ये रेफर करता है हुज सोर्स कोड इज अवेलेबल टू कस्टमाइज. देखो, अगर बात करी जाए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की, जो चीजें ओपन सोर्स होती है मतलब वो फ्री टू ऑल, फ्री टू एक्सेस है. अगर आप उसमें कुछ नया क्रिएट करोगे तो वो भी आप वेबसाइट पे उस चीजें डाल सकते हो. कस्टमर्स इट कैन एंड मॉडिफाई द रीडिस्ट्रीब्यूशन विदाउट एनी लिमिटेशन. आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. आपने कोई सॉफ्टवेयर देखा, आपको लगा कि मैं इसको अपग्रेड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप क्या करोगे, आप उसमें जो भी नया बनाओगे, जो भी नई चीज ऐड करोगे, वो आप फ्री में बिना किसी प्रॉब्लम के अगेन रीडिस्ट्रीब्यूट करते हो. एंड OSS में कम फ्री ऑफ कॉस्ट. जो OSS सॉफ्टवेयर है मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट है. लाइक अगर बात की जाए पाइथन की, ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है, ओपन सॉफ्टवेयर है. अगर बात की जाए कंपोजर की, ये एक ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर है. एंड OSS may come with a free cost with a payment or nominal charge that its developer may charge in the name of development support of software. अगर कोई डेवलपर है, अगर वो कोई सॉफ्टवेयर दे रहा है फ्री में, बट वो बोलता है कि इसके लिए आपको $1 जितना देना होगा, वो ये नहीं बोलेगा कि ये सॉफ्टवेयर के लिए, वो क्या बोलेगा, डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर के लिए. तो एट दैट टाइम वो चार्ज कर सकते हैं, वरना
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं, उसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना, लाइक ओपन ऑफिस, ओपन लिब्रा ऑफिस, फ्लॉस। फ्लॉस आता है फ्री सॉफ्टवेयर एज वेल एज ओपन सोर्स, ये फ्री है और ओपन सोर्स है। लिनक्स, लिनक्स का जो ओपन ओएस है उबंटू, वो फ्री है। एक टाइम ऐसा भी था जब उबंटू की कंपनी को आपको सिर्फ एक मेल करना होता था उनकी साइट पे जाके, और वो आपको फ्री डिस्ट्रीब्यूशन में सीडी सेल करते थे, फ्री में आपको सीडी भेजते थे जो आप यूज कर सकते हो बाद में एज अ ओएस। इतना भी उनका वक्त था कि आपको एक सीडी बना के दे देंगे वो, और आप उस सीडी आप फ्री में यूज करो। ये फ्लॉस का वर्क था। फ्लॉस इज बेसिकली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और टू फ्री लिवरी और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये फ्लॉस है। ओएसएस और फ्लॉस ये दोनों ओपन सोर्स है, यहाँ पे आपको कुछ पे करने की होती है, सॉफ्टवेयर आपके लिए फ्री होगा, आप यूज करते हो। नाउ इफ यू टॉकिंग अबाउट प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर लाइक एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, जब आप एमएस पावर पॉइंट इंसर्ट करते हो तो वो आपको बोलता है कि आपको एक की बाय करनी होगी, जिससे पता चल सके कि आप इस सॉफ्टवेयर के ओनर हो। आपको उसके लिए कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, एक प्रॉपर अमाउंट आपको पे करनी होगी। अगर आपको एंटीवायरस डाल रहे हो, जैसे क्विकहिल डाल रहे हो, तो क्विकहिल के लिए आपको एक की मिलेगी जो कि 1 ईयर के लिए यूजेबल होगी। एक बार आपने उसे इंसर्ट कर दिया तो 1 ईयर के लिए आप उस सॉफ्टवेयर के पर्टिकुलर ओनर हो। लाइक विंडोज सिस्टम, मैं अगर विंडोज सिस्टम की बात करूँ, विंडो ओएस, विंडो ओएस जब आप इंस्टॉल करते हो तो वो आपको बोलता है आपको एक की इंसर्ट करनी होगी, ये जानने के लिए कि आप जेन्युइन हो या नहीं हो। अगर आप जेन्युइन नहीं हो तो विंडोज आप पे रेड कर सकता है। अगर कोई कंपनी जिसके पास 100 पीसीज है और वो सारे पीसी जेन्युइन नहीं है, वो सारे के सारे पीसी डुप्लीकेट ओएस पे वर्क कर रहे हैं, विंडोज कंपनी पे एनी टाइम रेड कर सकता है कि आप ओएस यूज कर रहे हो वो भी फ्री में विदाउट आस्किंग मी, तो ये ब्रीच है। अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर ये एक बहुत बड़ा ब्रीच है, आप इस तरह के ब्रीचेस नहीं कर सकते। नाउ वी हैव फ्रीवेयर। द टर्म फ्रीवेयर जनरली यूज्ड फॉर अ सॉफ्टवेयर व्हिच इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। जो सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट होगा उसे हम फ्रीवेयर बोलेंगे। विच अलाउ कॉपिंग एंड फर्दर डिस्ट्रीब्यूटिंग, यहाँ पे आप कॉपी करो, फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करो, बट नॉट मॉडिफिकेशन। फ्रीवेयर में आप कॉपी करके किसी को भी सॉफ्टवेयर देते, पर आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर को आप कभी भी मॉडिफाई नहीं कर सकते, वहां पे वो मॉडिफाई का जो भी होता है, मॉडिफाई करने का जो प्रोसेस है वो आपके हाथ में अवेलेबल नहीं होगा। एंड हु सोर्स कोड इज नॉट अवेलेबल, इसका सोर्स कोड भी नहीं मिलेगा। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड भी नहीं मिलेंगे और आप उसे मॉडिफाई भी नहीं करते, पर आप किसी को देना चाहो तो आप उसे आराम से दे सकते हो। फ्रीवेयर शुड नॉट बी मिस्टेकन ऑफर ओपन सोर्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस बिटवीन है, आप दोनों चीजों को साथ में मर्ज नहीं कर सकते। फ्रीवेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन बाइनरी फॉर्म, रेडी टू रन विदाउट एनी लाइसेंसिंग फी। फ्रीवेयर डिस्ट्रीब्यूटेड है, फ्री है, रेडी टू लर्न है, रन है, आप इसे यूज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की जो कैटेगरी आती है वो है फ्री सॉफ्टवेयर। फ्री सॉफ्टवेयर मींस द सॉफ्टवेयर इज फ्रीली एक्सेसिबल एंड कैन बी फ्रीली यूज्ड, चेंज, इम्प्रूव्ड, कॉपीड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल हु विश टू डू सो एंड नो पेमेंट आर नीडेड टू मेड फॉर फ्री सॉफ्टवेयर। फ्री सॉफ्टवेयर के लिए कोई पेमेंट नहीं चाहिए, कुछ नहीं। अब अगर मैं एग्जांपल दूं आपको फ्रीवेयर का, तो फ्रीवेयर का एक एग्जांपल हो गया व्हाट्सएप, एक एग्जांपल हो गया फेसबुक, एक एग्जांपल हो गया इंस्टाग्राम। ये फ्रीवेयर टाइप के सॉफ्टवेयर आप यूज करो, आप सोशल मीडिया पे नहीं यूज करो, सोशल मीडिया के लिए आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो। आप इसको किसी को देना चाहो आप उसकी कॉपी दे सकते हो, बट आप उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। आप व्हाट्सएप के कोड्स को, आप फेसबुक के, इंस्टा के कोड को कभी मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। क्यों? इसका सोर्स कोड अवेलेबल ही नहीं आपके साथ, मॉडिफाई कैसे करोगे? ठीक है, इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। कंप्यूटर सिस्टम हमारा चैप्टर नंबर का नाम था। ठीक है, so in the next class we are starting with chapter number 2, which is getting started with Python.